अस्सलाम वालेकुम। आईपीओ सीरीज़ में ये हमारी पहली वीडियो है और पहली वीडियो ही रीट से रिलेटेड है। रीट आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि रीट क्या चीज़ है, और एक कंपनी जो इमेज के नाम से है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिज़नेस करती है, वो एक रीट लेके आ रही है मार्केट में, आईपीओ लॉन्च कर रही है। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रीट का यूएसए में इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूएसए पे सबसे पहले लेकर आया। इस वक्त यूएसए की जो बिज़नेस मॉडल में इसका रीट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो $4 ट्रिलियन का चल रहा है। 400 खरब रुपए का 4 ट्रिलियन का यूएसए का बिज़नेस मॉडल है रीट से रिलेटेड, और तकरीबन 1.53 ट्रिलियन की ये मार्केट कैप में आ जाता है। 1000+ रीट इस वक्त चल रहे हैं दुनिया भर में जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनकी वर्थ तकरीबन $2 ट्रिलियन से ऊपर चली जाती है। बाकी तो अभी छोटे मोटे तो गिने ही नहीं जा रहे। अभी मैं बड़े बड़ों को बता रहा हूँ कि तकरीबन $2 ट्रिलियन की जो वर्थ है ना, 1000+ रीट्स में है। इसमें अब चले जाते हैं नॉर्थ अमेरिका की होल्डिंग कितनी है। नॉर्थ अमेरिकन जो है ना, वो तकरीबन 57% पब्लिक होल्डिंग रखते हैं रीट्स के अंदर, और जो हमारे एशियन पैसिफिक लोग हैं वो 25% के करीब इसमें होल्डिंग रखते हैं, और जो यूरोपियंस हैं वो तकरीबन 18%। ये सब बताने का मकसद है कि ये जो रीट का कॉन्सेप्ट है ये पब्लिक में बहुत 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 पॉपुलर हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले जो रीट लेकर आए हैं वो DCR वाले लाए, डॉल्मन सिटी मॉल वाले, और फिर GRR वाले लाए। ये दोनों आरफ हबीब ग्रुप ही होल्ड करता है, और दोनों ही जो कि रीट से रिलेटेड कंपनियां हैं वो दोनों ही आरफ हबीब की हैं। अच्छा, अब इसमें रीट का फ़र्क जान लेते हैं। एक रीट होता है रेंटल बेस इनकम, और एक रीट होता है कंस्ट्रक्शन बेस रीट। अब जो डॉल्मन सिटी वाला रीट है ना, जो कि डॉल्मन मॉल कराची में है, उसका जो रीट है वो रेंटल बेस है। उनका एक मॉल बना हुआ है, वहाँ पे शॉप्स रेंटेड हैं, वहाँ से जो रेंट आता है वो अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं। रीट का एक सबसे अहम रूल ये है कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है रीट से रिलेटेड, जैसे DCR हुआ, GRR हुआ, तो ये रूल है स्टॉक मार्केट के अंदर कि 90% जो प्रॉफिट होगा या जो इनकम जनरेट होगी रीट से, वो अपने शेयर होल्डर में बांटी जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि DCR जो है वो हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा होता है। अब दूसरा रीट जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस है, जिसको GRR, ये भी आरफ हबीब का ही है, लेकिन इसको GRR होल्ड करता है, यानी कि ग्लोबल रेजिडेंस राइट। ये क्या करते हैं, ये एक कंपनी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, वो उसको सेल आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं कि इमेज जो रीट लेकर आ रहा है, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जो कंपनी है, ये जो रीट लेकर आ रही है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के मिडल में हो रही है। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। और इसकी बुल बिल्डिंग होगी तकरीबन 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर को, और IPO डेट आ जाएगी हमारे पास 17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। अब ये रीट जो है, ये जो इमेज का रीट है, ये कैसे डिफरेंट है दोनों रीट से, मतलब कि जो DCR का रीट है और जो GRR का रीट है, उससे ये कैसे डिफरेंट है। तो ये जो रीट है ये हाइब्रिड मॉडल का रीट है। हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल ये है कि इसमें रेंटल इनकम भी शामिल है और इसमें कंस्ट्रक्शन बेस की इनकम भी शामिल है। लेकिन ये जितना दिखाया जा रहा है कि दोनों इनकम शामिल होंगी, क्या ये पॉसिबल भी है? वो अब इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। इसकी एक बिल्डिंग है ICT बिल्डिंग, वो तकरीबन उसके जो ये अभी लिस्ट करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले ICT जो बिल्डिंग है वो पहले ही रेंट आउट है, बनी हुई है, इमेज के पास है। इमेज अपनी ही कंपनी एक दूसरी अपनी कंपनी को, अपनी एक सब्सिडी को दे रही है कि अब हम आपको इसका रेंट आउट पे करेंगे, हम आपको इसको रेंट देंगे। है वो बिल्डिंग इमेज वालों के पास, उन्होंने ही ली हुई है, लेकिन अब वो उसका रेंट पे करेंगे अपनी दूसरी किसी कंपनी को। कंपनी भी उनकी है। कंपनी आ जाती है हमारे पास सीनोलिंक इसको इस रीट को मैनेज करेगा। तकरीबन मार्केट में जो हमारे पास शेयर अभी ये फेंक रहे हैं वो है 9 करोड़ 20 लाख शेयर। उनकी जो वैल्यूएशन बनती है वो तकरीबन बनती है 2 अरब 75 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन इन्होंने लगाई है कि इतने की हमारी ये बिल्डिंग की वैल्यूएशन बनती है। उनमें से 1 अरब 83 करोड़ के जो शेयर्स हैं ना, वो पहले ही बुक हो चुके हैं, और उसको एक ट्राई स्टार कंपनी है, ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, उन्होंने हायर कर लिया, मतलब कि उन्होंने ये शेयर पहले ही बाउंड करवा लिए हैं। अब इन्हें 92 करोड़ रुपये और चाहिए जो ये पब्लिक से ले लेंगे। अगर इससे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये किसी अदर प्रोजेक्ट में अपने इन्वेस्ट कर देंगे। अगर इससे कम इकट्ठे होते हैं तो फिर दोबारा इनका रेट जो होगा हम कहेंगे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद ये है कि इनको इससे ज़्यादा ही पैसे इकट्ठे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत कम है। अब हम चलते हैं इसके अदर प्रोजेक्ट्स की तरफ कि ये मैनेज कैसे करेंगे अपने हाइब्रिड सिस्टम को ना। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होगा कि मैं इसके प्रोजेक्ट आपको दोनों, एक मैंने ICT का प्रोजेक्ट आपको बता दिया कि वो बिल्डिंग इनके रेंट आउट है, वहाँ से जो रेंट आ रहा है अभी, उसकी जो हम वैल्यूएशन करें वो ₹1 की करें, यानी कि सालाना ₹1 का
डिविडेंड बनेगा उस बिल्डिंग के लिहाज से। अब जो दूसरी बिल्डिंग है जो इनकी कंस्ट्रक्ट हो रही है टीपू सुल्तान रोड पे कराची में, अब वो बिल्डिंग को बनने में अभी 2028 तक बनेगी, तो तब तक तो उसकी कोई इनकम नहीं आएगी और ना वो सेल आउट होगी। तो जब तक उसकी इनकम नहीं आएगी तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तकरीबन 3-4 साल का प्रोसेस है। 3 साल में वो बनेगी, फिर 1 साल बेचने में लग जाएगा, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम वो वाली इनकम पे रहेंगे जो रेंटल इनकम आ रही है, जो कि 1 रुपये की हमारी साल की बनती है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत कम इनकम है अगर हम DCR से करें या GRR से इसको कंपेयर करें। तो सवाल पैदा होता है कि फिर ये जो हमारे लिए जो IPO होगा ये किन के लिए बेहतर है, किन को ये IPO लेना चाहिए। तो मेरी नज़र में जो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग हैं ना, या जो उनकी नेटवर्थ अच्छी है और जो ज़्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, जो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो एक पूरा प्लाज़ा नहीं ख़रीद सकते, एक प्लाज़े की पूरी दुकान नहीं ख़रीद सकते, तो वो इनके पार्टनर बन जाए। ये कितना सादा और आसान तरीका है REIT का कि आप एक बहुत बड़े प्लाज़े में शेयर होल्डर बन जाते हैं और उसका रेंट इंजॉय करते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली कोई दुकान लेने जाऊं इस प्लाजे में, डॉलमेन सिटी मॉल में या एम्पोरियम मॉल में या किसी भी प्लाजे में, तो वो मुझे करोड़ों रुपए की मिलेगी और यहाँ पे मैं सिर्फ चंद हज़ार या चंद लाख रुपए में उनका पार्टनर बन जाता हूँ और वही रेंट इंजॉय करता हूँ। जो सब रेंट इंजॉय कर रहे होते हैं वही रेंट मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ। तो ये है REIT का असल कॉन्सेप्ट कि छोटे इन्वेस्टर को बड़े इन्वेस्टर के साथ ला के खड़ा कर दिया जाए। अब हम इसके प्रोज़ एंड कोस की तरफ चलते हैं। तो प्रोज़ क्या होंगे अगर इसका IPO लिया जाए या इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, और हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एक तो हमें स्टडी डिविडेंड इनकम आएगी जो कि साल का 1 रुपया बनता है। अगर ये क्वार्टरली भी पे करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है क्वार्टरली डिविडेंड पे करें, अभी तो ये सालाना बुनियादों पर करेंगे। तो अगर 10 से 14 रुपये में भी शेयर हमें मिल जाता है, लिस्ट हो जाता है और हमें मिल जाता है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से आपको 1 रुपये का डिविडेंड इस पर आया करेगा, और वो भी 1 साल के बाद। तो मेरे ख्याल से तो ये बेहतर नहीं है। फिर दूसरा इसका प्रोज हम देख लगते हैं कि जो शरिया कंप्लाइंट में लोग काम करते हैं ना, क्योंकि ये शरिया मॉडल की बेस कंपनी है, शरिया में आएगी, नॉन शरिया में नहीं आएगी। तो उस वजह से जो शरिया के लोग हैं ना, जो शरिया में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बेहतर शेयर है। तीसरा ये कि आपको रियल स्टेट का एक एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा इसमें। अब हमारे पास जो मेन आता है कॉज, इसके कॉन्स क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं हमारे लिए। जो मेन मार्केट शेयर होल्डर काम करने आता है मार्केट में, एज अ ट्रेडर काम करने आता है, एज ए इन्वेस्टर करने आता है, तो वो इतना टाइम वेट करने तो नहीं आता, उसको तो एक कंसिस्टेंटली इनकम चाहिए। तो इसके हमारे पास जो कॉन्स आ जाते हैं ना, वो आ जाता है लिमिटेड कैपिटल गेन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि DCR को तकरीबन 3 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए 6-7 रुपये से शुरू हुआ था। 3 साल में वो अब आके कंसिस्टेंट डिविडेंड देने की वजह से 30-32 रुपये तक पहुंचा है। बहुत स्लो एंड स्टडी रेस है, लेकिन एक्सपोजर मिलता है, शेयर नीचे नहीं गिरता, ऊपर ही जाता है। दूसरा इसमें हमारे पास जो आ जाता है ना रिस्क, वो कंस्ट्रक्शन बेस का है। अगर कंपनी की कंस्ट्रक्शन में देर हो गई किसी बिल्डिंग को बनाने में, तो वो कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी। इसमें आपका ना जो तीसरी चीज़ आती है वो आ जाती है कि आपका जो कैपिटल होता है ना, वो बाउंड हो जाता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती उस पैसे को निकालने के लिए। अगर शेयर कुछ नीचे चला गया तो आप वो पैसे को रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आम तौर पे हम मार्केट में कर रहे होते हैं। और मार्केट फ्लैक्चुएशन में इसका शेयर ज़्यादा ना हिलता है, ना ऊपर जाता है, ना नीचे जाता है। तो वो एक रेंज बाउंड में मिलता है, यानी कि हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसमें नहीं मिलती। तो मेरे सामने तो यही कॉज आते हैं कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना हो तो। अब हम चलते हैं कि इसका IPO किस तरह लेना है। जो अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि हमने इसका IPO लेना ही लेना है, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा। तो इनका जो अकाउंट है वो मीज़ान बैंक में है। आपको मीज़ान बैंक से एक पे रोल लेना पड़ेगा। आप मीज़ान बैंक में जाएंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि हमने इमेज का IPO में हिस्सा लेना है, उसके शेयर्स ख़रीदने हैं। तो आपके पास कम से कम आपके बैंक में 10 लाख रुपए होंगे, तभी आप IPO के लिए एलिजिबल होंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में बहुत कम है, तकरीबन 92 करोड़ हैं, ये कुछ भी नहीं है शेयर्स। तो ये आपको अगर 11-12 लाख आपके बैंक में होंगे, तब जाके आपको शायद कोई 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 शेयर मिल जाएँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसके शेयर मिले। तीसरा ये कि आप अपने ब्रोकरेज हाउस से भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो भी आपको एक फॉर्म फिल करके दे सकता है कि आपके बिहाफ पे वो आपको शेयर्स ले दे और आपकी बुक बिल्डिंग कर दे। फिर आपके ब्रोकरेज अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक के थ्रू जाएंगे। अगर आपका ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है तो फिर आप अपने ब्रोकर के थ्रू लेने जाएंगे और सिंपल सा मीज़ान बैंक का ही पे ऑर्डर बनाएंगे और एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। 18 या 17 तारीख को इसकी बिड होगी और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, क्या मैं इसका IPO लूँगा? नहीं, मैं इसका IPO नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ज़रा फास्ट मनी जनरेटर हूँ।
तो मैं बिल्कुल भी इतनी, और फिर भी मेरे पास अगर DCR और GRR की एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्टेबल कंपनी है, तो मैं क्यों ग्रोइंग कंपनी में जाऊंगा। तो मैं उन्हीं दोनों में इन्वेस्ट करूंगा। फ़िलहाल मैं इसकी कोई 1-2 साल इसको देखूंगा कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि ये जो मेन बिज़नेस है ना इनका, वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है और रेंटल से रिलेटेड नहीं है। जबकि आरएफ हबीब एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकती है। तो मेरे ख्याल से मैं तो इसका IPO नहीं लेने जा रहा। आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो लें, लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये कोई इतना ख़ास IPO नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।